जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार फिर से एक बार हम लोग कैलेंडर के विषय पे चर्चा करेंगे। और कल की वीडियो में हम लोगों ने कैलेंडर को ये समझा था कि कैलेंडर का इतिहास क्या है। कैलेंडर के इतिहास के बारे में जो भी मूलभूत जानकारियां होती हैं कि कैलेंडर का कब से प्रारंभ हुआ, कैलेंडर का नाम राष्ट्रीय पंचांग कैसे रखा गया, और कैलेंडर का प्रारंभ जब हुआ था तो कैलेंडर किस नाम से प्रारंभ हुआ था, या कैलेंडर मानव सभ्यता का प्रारंभ क्या किसी दिनों से कर पाता है या नहीं कर पाता। ये सारी बातें हम लोग कल के वीडियो में, पहले वीडियो में हम लोगों ने कर लिया था। आज कैलेंडर का हम लोग और प्रारंभ को आगे देखते हैं। कैलेंडर का आज भाग 2 यानी दूसरे क्लास की हम लोग बात करते हैं विद्यार्थियों। तो भाग 2 में जब बात ये करेंगे, कैलेंडर के प्रारंभ की बात करेंगे, तो कैलेंडर का प्रारंभ अगर देखा जाए तो कैलेंडर का सबसे छोटी इकाई की अगर बात किया जाए विद्यार्थियों की, कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई के रूप में आप ये पाएंगे, सबसे छोटी इकाई, कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई के रूप में आप दिन को पाएंगे। यानी कैलेंडर में सबसे छोटा अगर प्रारंभ देखा जाए कि कैलेंडर में सबसे छोटी विषय वस्तु क्या है, तो सबसे छोटी विषय वस्तु आप दिन पाएंगे। दिन से हमारा कैलेंडर प्रारंभ होता है, यानी कि दिन से जोड़ करके हम कैलेंडर में सप्ताह का निर्माण करते हैं, और सप्ताह में 7 दिनों की काउंटिंग होती है। सप्ताह में 7 दिनों की काउंटिंग होती है विद्यार्थियों, और ये 7 दिन हमारे हैं कौन, उनको जानना जरूरी है। फिर इन 7 दिनों का सहयोग लेकर के, यानी सप्ताह के जो हमारे 7 दिन बने, उन सप्ताह के 7 दिनों का सहयोग लेकर के पक्ष का निर्माण होता है। फिर पक्ष के निर्माण से वर्ष का निर्माण होता है, महीने का निर्माण होता है, इस प्रकार से निर्माण होता है। तो सप्ताह में अगर हम बात करें तो सप्ताह में मुख्य रूप से हम लोग ये पाएंगे कि हमारे जो दिन होते हैं वो 7 दिन होते हैं। और सप्ताह का पहला जो दिन गिनती में आती है, सप्ताह का पहला दिन हम लोग सोमवार का दिन मानते हैं कि सप्ताह का जो पहला दिन होता है विद्यार्थियों, वो क्या होता है भाई, सोमवार होता है। और सप्ताह का दूसरे दिन की हम बात करें तो दूसरा दिन हमारा मंगलवार होता है। फिर सप्ताह के अगर हम तीसरे दिन की बात करें तो सप्ताह का तीसरा दिन जो हमें मिलेगा, वो सप्ताह के तीसरे दिन के रूप में हमें बुधवार प्राप्त हो जाएगा, बुधवार प्राप्त हो जाएगा। फिर सप्ताह के चौथे दिन के रूप में हमें बृहस्पतिवार प्राप्त होगा। फिर सप्ताह के 5वें दिन के रूप में शुक्रवार प्राप्त होगा। फिर 6वें दिन में हमें शनिवार प्राप्त हो जाएगा। और हमारा सबसे आखिरी जो दिन होता है, रविवार का दिन होता है। यानी सप्ताह का लास्ट दिन या अंतिम दिन या आखिरी दिन जिसे हम मानते हैं, वो 7वें दिन के रूप में हम रविवार को जानते हैं। और एक खास बात और यहाँ होती है, खास बात क्या यहाँ होती है, रविवार को हम लोग सप्ताह का 7वां दिन भी मानते हैं, और इसे 0 वाला दिन भी माना जाता है। यानी कि सप्ताह का जो प्रारंभ हुआ, यानी सप्ताह में 7 दिन हमारे होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार। रविवार को सप्ताह का हम 7वां दिन मानते हैं, और इस 7वें दिन को हम 0 का दिन भी मान लेते हैं हम लोग। फिर अगर हम इस सप्ताह को आगे बढ़ाएं तो इन 7 दिनों को जोड़ करके पक्ष का निर्माण होता है। अब पक्ष के निर्माण में देखा जाए तो सप्ताह का जब हम लोग 2 बार दोहराव करेंगे तो एक सप्ताह में 7 दिन हो जाएगा। और जब 2 बार हम दोहराव करेंगे, पक्ष की तरफ बढ़ेंगे, तो पक्ष में हम लोग 2 प्रकार का पक्ष पाएंगे। एक पक्ष हम पाएंगे इसमें शुक्ल पक्ष पाएंगे, और एक हम पाएंगे कृष्ण पक्ष। अब ये जो पक्ष की बात हम कर रहे हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं, इन्हीं दोनों को जोड़ करके एक महीने का निर्माण हुआ था। ये बात को आप ध्यान से समझिएगा। पक्ष की अगर हम जब बात करें तो सप्ताह का 2 बार अगर दोहराव करेंगे तो 7 दूना 14 दिन हो जाएगा, और इसमें भी 7 दूना 14 दिन हो जाएगा। यानी सप्ताह जो हमारा था सोमवार से लेकर के रविवार तक, उन दिनों में देखा जाता है ये विद्यार्थियों की जो 7 दिन होते हैं, इन्हीं 7 दिनों का रिपीट करके, यानी कि हमेशा इन्हीं को रिपीट किया जाता है, और ये एक वर्ष के रूप में अग्रसर हो जाते हैं, एक वर्ष का रूप धारण कर लेते हैं, चाहे वो साधारण वर्ष के रूप में मनाया जाए अथवा लीप वर्ष के रूप में विद्यार्थियों मनाया जाए। तो जब इनको साधारण वर्ष लीप रूप में हम लोग मनाते हैं तो एक वर्ष में या तो 365 दिन बना लेते हैं या तो 366 दिन बना लेते हैं विद्यार्थियों। तो जब एक वर्ष में 366 दिन या 365 दिन, तो ये जो 366 दिन और 365 दिन जो हमारा आया, आखिरकार वो सप्ताह का 7 दिन हुई तो है।
अलग से तो कोई दिन तो नहीं हुआ, उन्हीं 7 दिनों का हम लोग दोहराव किए और एक वर्ष के रूप में हम मनाए। तो यही हमारा शुक्ल पक्ष और यही हमारा कृष्ण पक्ष, जो सप्ताह का दोहराव करने पे 14 दिन प्राप्त हुआ और यहां भी 14 दिन प्राप्त हुआ। जब गगरी महोदय ने कैलेंडर का निर्माण करना प्रारंभ किया और पक्षों को उन्होंने जोड़ा, तो ये 14 दिन का कृष्ण पक्ष और 14 दिन का इन्होंने शुक्ल पक्ष देखा। फिर इस स्थिति में देखा कि हमारे कोई पक्ष पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। ये जो शुक्ल पक्ष है, ये कृष्ण पक्ष, ये चंद्रमा की गतियों से थोड़ा सा जुड़ा हुआ था, क्योंकि शुक्ल पक्ष जो होता है वो पूरे उजाले का पक्ष माना जाता है और कृष्ण पक्ष जो होता है वो पूरे अंधेरा का पक्ष माना जाता है। तो ये जो हमारे दोनों पक्ष हैं, तो ये ना तो चंद्रमा संपूर्ण रूप से उजाले के पक्ष को पूर्ण कर पा रही थी, ना तो अंधेरे के पक्ष को पूर्ण कर पा रही थी। तो गगरी महोदय ने क्या किया कि इसमें भी एक दिन एक्स्ट्रा अपनी तरफ से जोड़ दिया और इसमें भी एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिया। तो इस प्रकार से 14 और 1 मिलाकर के विद्यार्थियों 15 दिन हो गया और यहां भी 14 1 मिलाकर के 15 दिन, यानी कि कृष्ण पक्ष में भी एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ा गया और शुक्ल कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में एक एक दिन हमारा एक्स्ट्रा जोड़ा गया विद्यार्थियों। तो जब एक एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ा गया तो इस प्रकार से इस 15 को और इस 15 को जोड़ करके 30 दिन बनाया गया और 30 दिन में एक महीने का निर्माण हो गया। बात को ध्यान से समझेंगे। हम लोग सप्ताह से चलना प्रारंभ किए और महीने का निर्माण कैसे हुआ, इस बात को हम लोग समझे। यानी कि सप्ताह से स्टार्ट हुआ, सबसे छोटी इकाई कैलेंडर का हमने दिन बताया, दिन से हमने सप्ताह के 7 दिनों का निर्माण किया। 7 दिनों के बाद हम जब पक्ष में आए, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, हमने बताया ये उजाले का पक्ष होता है, ये अंधेरे का पक्ष होता है, ये पूर्णिमा से लेकर अमावस्या का पक्ष होता है, ये अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा का पक्ष होता है। इन दोनों पक्षों को जोड़ने के बाद 30 दिन का निर्माण हुआ और 30 दिन में एक महीने का निर्माण हो जाता है विद्यार्थियों। अब अगर बात करें तो जो ये कैलेंडर में हमारा 30 दिन का महीना बनकर तैयार हुआ, ये सिर्फ 4 महीने ही बनकर तैयार हुए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब एक वर्ष में हमारे 12 महीने होते हैं तो सिर्फ 4 महीने का हमारा निर्माण हुआ। शेष हमारे जो अभी भी देखा जाए तो शेष हमारे अभी भी 8 महीने निर्माण होने बाकी है विद्यार्थियों। तो ये 4 महीना जो निर्माण हुआ 30 दिन का, तो आखिरकार वो 30 दिन वाले महीने होते कौन है, इनको जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। तो 30 दिन के महीने के रूप में जो निर्माण होकर आया वो इस प्रकार से होकर आया। अप्रैल का महीना निर्माण के रूप में 30 दिन में लिया गया, अप्रैल के रूप में, फिर नवंबर के रूप में, यानी अप्रैल नवंबर, फिर जून और फिर अगला महीना सितंबर। तो अप्रैल नवंबर जून सितंबर, ये हमारे 4 महीने सिर्फ कितने दिन के होते हैं विद्यार्थियों, 30 दिन के। फिर अगर इसी लाइन को थोड़ा सा पूरा करें, हम कंप्लीट करें, लाइन को कंप्लीट करें, तो हमारे 12 महीने के नाम एक लाइन में पोयम की तरह आ जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। जो परीक्षा में अभी क्वेश्चनों में, परीक्षा में भी ज्यादा क्वेश्चन, यहां से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि निम्न में से कौन से महीने 30 दिन के हैं, कौन से महीने 31 दिन के हैं, तो वो अभी जानकारी आपको यहाँ बहुत ही आसान ढंग से आपको मिल जाएगी और सदैव के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो अप्रैल नवंबर जून सितंबर इनके होते हैं भाई कितने, इनके होते हैं 30 दिन होते हैं। इसके बाद फरवरी का महीना बना। फरवरी के महीने में आप लोगों ने देखा होगा कि 28 दिन का कभी महीना आता है तो कभी 29 दिन का महीना आता है। तो ये 4 महीने तो 30 दिन वाले विद्यार्थियों, अप्रैल नवंबर जून सितंबर, इनके होते भाई 30। फरवरी 28 29, यानी 5 महीने का निर्माण हो चुका। शेष बचा हमारे 7 महीने, यानी शेष जो हमारा 7 महीना बचा, वो शेष 7 महीने जो है वो सब के सब 31 दिन वाले हैं। यानी एक लाइन में इसे आप कैसे याद कर सकते हैं, अप्रैल नवंबर जून सितंबर इनके होते 30, फरवरी 28 29 की बनती और शेष जितने भी महीने बचे वो सब के सब 31 के बचे। तो एक लाइन में आप बड़े ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे महीने का निर्माण होकर के एक वर्ष बनकर तैयार हुआ। यानी सप्ताह की सबसे छोटी इकाई हम दिन से प्रारंभ किए, सप्ताह को कंप्लीट करके हम पक्ष में आए, पक्ष को हम लोगों ने जोड़ करके पूरे महीने का निर्माण किया और महीने को हमने एक एक महीने करके जोड़ा और 12 महीने का हमारा निर्माण हो गया विद्यार्थियों। तो जो 12 महीने के हमारे निर्माण हो चुके हैं वो एक वर्ष का रूप धारण कर लिया। यानी कि अब इस बात को हम आगे अगर बढ़ाएं तो एक वर्ष के रूप में फिर हम आगे बढ़ाएं कि हमारा ये कैलेंडर जो प्रारंभ हुआ, जो बना, तो वो वर्ष के बाद भी क्या बना
वर्ष में बना तो वर्ष में भी क्या समस्या आई बनाने में और उसमें क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम वर्ष की बात करते हैं, क्योंकि हमने एक वर्ष में 12 महीने का निर्माण कर लिया कि कैसे ये बना था विद्यार्थियों। तो जब वर्ष की हम बात करेंगे तो वर्ष के निर्माण में हम लोग ये पाएंगे विद्यार्थियों कि वर्ष का जब हमारा निर्माण हुआ तो वर्ष हमारे जो मुख्य रूप से प्राप्त हुए, बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको जानने की बहुत जरूरत होगी, क्योंकि कैलेंडर में ज्यादातर देखा जाए तो केवल 2 ही प्रकार के वर्षों का लोग बात करते हैं, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम वर्ष आपको 3 बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से हमारा जो वर्ष होता है विद्यार्थियों वो सिर्फ 2 ही वर्ष होता है। तो पहले वर्ष की अगर हम बात करें तो पहला वर्ष जो हमारा आ जाएगा विद्यार्थियों वो साधारण वर्ष नाम रखा जाता है, यानी जो पहला वर्ष की रूप में हम बात करेंगे तो वो हमारा क्या भाई साधारण वर्ष है। और इस साधारण वर्ष में विद्यार्थी लोग हम सभी जानते हैं कि 365 दिन होता है। कितने दिन होते हैं भाई? 365 दिन होते हैं, और फरवरी महीने में 28 दिन। एक वर्ष हमें मिल गया मुख्य रूप से। अगले वर्ष की बात करें तो हमारा ये आया विद्यार्थी लोग लीप वर्ष। लीप वर्ष को एक और नाम से हम जानते हैं, लीप वर्ष को हम अधिवर्ष जानते हैं। और आज हम यह भी आपको बताएंगे कि अधिवर्ष नाम क्यों पड़ा। भाई अधिवर्ष तो है, जिसे लीप वर्ष कहा जाता है उसे ही अधिवर्ष कहा जाता है, लेकिन यह अधिवर्ष क्यों नाम पड़ा? तो अधिवर्ष या लीप वर्ष में आप पाएंगे पूरे वर्ष के दौरान 366 दिन पाएंगे। फरवरी महीने में आप क्या पाएंगे भाई? 29 दिन का महीना पाएंगे। यानी जो फरवरी हम मनाएंगे जब भी लीप वर्ष में, और ये लीप क्या होता है, ये साधारण क्या होता है, यह भी अभी जस्ट हम आपको बताएंगे। तो ये हमारे साधारण वर्ष में 365 दिन, लीप वर्ष में 366 दिन, फरवरी महीने में हमारा 29 दिन। और एक तीसरा महीना जो हमने कहा एक और भी वर्ष होता है, वो क्या होता है जरा गौर से समझिएगा, जिसका कैलेंडर में नाम मात्र प्रयोग हुआ है, बहुत ज्यादा कैलेंडर में इसका प्रयोग नहीं होता है। उस वर्ष को हम लोग क्या जानते हैं भाई? सौर्य वर्ष के रूप में जानते हैं। और ये जो सौर्य वर्ष होता, पूरे सौर्य वर्ष में कितने दिन होते हैं विद्यार्थियों? 366, 365.2422 दिन होता है। यही हमारा वर्ष, ये जो सौर्य वर्ष है जिसको अल्प मात्र कैलेंडर में प्रयोग किया जाता है, यही हमारा रियल का वर्ष होता है, जो एक वर्ष में दिन होते हैं विद्यार्थियों। ना तो 365 हो पाता है, ना तो 366 हो पाता है, ऐसी कहीं गतियां जुड़ी हुई नहीं रहती हैं। लेकिन जो सौर्य वर्ष है यही हमारा एग्जैक्ट वर्ष है, इसी का प्रयोग कैलेंडर में हम लोग ना के बराबर करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम साधारण वर्ष, लीप वर्ष और सौर्य वर्ष को डिस्प्ले करके विस्तृत तरीके से हम बताएंगे, ताकि ये तीनों वर्ष आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, फीड हो जाए, और समस्या आपकी जो भी हो वो समाप्त हो जाए। तो आते हैं साधारण वर्ष में, हमने बताया 365 दिन और फरवरी महीने में 28 दिन, लीप वर्ष में 366 दिन, फरवरी महीने में 29 दिन, और सौर वर्ष में 365.2422 दिन होता है। अब अगर हम बात करें, हमने कहा कि अधिवर्ष क्यों कहा जाता है, इसका नाम विद्यार्थियों अधिवर्ष क्यों है, तो वह जरूरी है जानना आपको कि अधिवर्ष क्यों कहा जाता है। तो एक बात जरा गौर करिए, एक साधारण वर्ष में 365 दिन और एक लीप वर्ष में 366 दिन, तो 365 से लीप वर्ष एक दिन अधिक है। अधिक का मतलब अधिक, एक दिन साधारण वर्ष से अधिक होता है लीप वर्ष का, जिसके कारण इसे अधिवर्ष कहा जाता है। और यही एक दिन हमारा फरवरी साधारण में अगर 28 होगी तो वो लीप वर्ष में चल करके 29 हो जाएगी, जिसके कारण हम इसे क्या नाम दे देंगे भाई? लीप वर्ष के रूप में हम लोग मना लेंगे। तो हमें यह पता चल गया कि अधिवर्ष का नाम क्यों लीप वर्ष रखा गया। अब इसको थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाएं तो ये 300 जो हमारा 65 आया और ये जो हमारा 366 आया, इसमें भी कुछ जानकारियां होती हैं। अब यह जानना बहुत जरूरी हो। अब ये जानकारी लेना बहुत जरूरी विद्यार्थियों क्यों है? क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। वनडे के एग्जाम में आप यूपीएसआई की बात कर लें, यूपी पुलिस की बात कर लें, या जल्द ही अभी आगे लगा हुआ आपका पेपर है आरओ के, उसके भी परीक्षाओं में आपका क्वेश्चन यहां से आता है। जेल वार्डर के भी परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है। बीएड का एग्जाम लगा हुआ है जिसमें रीजनिंग की बहुत ज्यादा सहयोग है, वहां भी आपको क्वेश्चन यहां से कैलेंडर से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसलिए बहुत ही ध्यान लगा करके आप कैलेंडर को देखिएगा, पढ़िएगा। अगर 365 की बात करें, 366 की बात करें, तो सप्ताह का दोहराव करके एक वर्ष में 365 बनाया, सप्ताह का दोहराव करके 366 एक वर्ष में बनाया। लेकिन जब हम पक्ष का निर्माण कर रहे थे तो गेगरी महोदय ने वहां हमने ये दिखाया
कि सप्ताह को 2 बार जोड़ा, 14 दिन हुआ, और पक्ष के निर्माण एक दिन उन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ा। कृष्ण में भी एक दिन एक्स्ट्रा, शुक्ल पक्ष में भी एक दिन एक्स्ट्रा, इस प्रकार महीने में उन्होंने 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ा। तो एक साधारण वर्ष जब बनकर तैयार हुआ तो आखिरकार इसमें कितना दिन एक्स्ट्रा जुड़ा, अतिरिक्त कितना जुड़ा, उसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो यहां हम अतिरिक्त दिनों को ज्ञात करने के लिए या 365 को सप्ताह में बांटने के लिए हम 7 से डिवाइड करेंगे। इसको भी हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहां जब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 7 पचे 35 हो जाएगा, बचा 1 हो गया 15, 7 दूना 14, और हमारा शेष फल कितना आया भाई? 1 शेष आया। अब यहां से ये अब देखिएगा ध्यान से कि ये जो शेष फल 1 आया, इसकी भूमिका क्या है, ये क्या कहना चाहता है 1, और ये क्या कहना चाहता है जो 52 है वो क्या कहना चाहता है, अभी हम जस्ट बताएंगे। फिर यहां हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पचे ये 35 हो जाएगा, 1 बचा 16 हो गया, 7 दूना 14, और शेष के रूप में यहां 2 हमारा प्राप्त हुआ। यानी जब साधारण वर्ष हम बनाएंगे तो शेष 1 मिलेगा, और जब हम लीप वर्ष मनाएंगे तो शेष हमारा 2 मिलेगा, लेकिन दोनों में 52। बात को ध्यान से समझिएगा, यहां भी 52, यहां भी 52, यहां शेषफल 1, यहां शेषफल 2, तो ये 52 1 और 52 2 क्या कहना चाहता है, ये वर्ष में इसकी क्या जरूरत है और ये क्या कह रहा है, ये जानकारी आप ध्यान से समझें। यहां आप दिमाग क्लियर करिएगा, ध्यान यहां दीजिएगा, क्योंकि यहां से बहुत सारे आप क्वेश्चन ओपन होने जा रहे हैं, जो आप देखेंगे कि हाई लेवलों की परीक्षाओं में, यूपीएसआई की परीक्षाओं में, आरओ में, यूपीपी की परीक्षाओं में, वहां भी डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां जो मैं बताने जा रहा हूं वो विद्यार्थियों ध्यान देना, क्योंकि लगभग यूट्यूब के चैनल पे किसी भी टीचर द्वारा ये बात आप नहीं पाएंगे, ये मेरा दावा है। ध्यान से आप बात को समझिएगा। जो 52 है ये कहना चाह रहा है किसी भी साधारण वर्ष में, बात को ध्यान से समझिएगा, किसी भी साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, और 1 दिन शेष होता है। और क्या होता भाई? 1 दिन शेष होता किसी भी साधारण वर्ष में। किसी भी साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन शेष होता है, और यही बात लीप वर्ष भी कहना चाह रहा है कि किसी भी लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन शेष होते हैं। अब 1 दिन शेष और 2 दिन शेष, ये क्या कहना चाह रहा, बात को ध्यान से समझिएगा। कोई भी अगर साधारण वर्ष हो, कोई भी साधारण वर्ष हो, ये 1 का मायने हम समझा रहे हैं आपको, एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होता है, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन एक जो शेष आता है वो क्या कहना चाहता है, वो क्या डिस्प्ले करता है, वो बताता क्या है, उसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है विद्यार्थियों। ये जो 52 सप्ताह और 1 दिन हमारा शेष आया विद्यार्थियों, यह कहना चाहता है कि जो एक शेष हमारा आया, किसी भी साधारण वर्ष का, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम तथा अंतिम दिन सदैव एक जैसे होते हैं, सदैव एक जैसे होते हैं। ये रही बात, यानी कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सदैव एक जैसा होता है। अब एक जैसा होता है तो ये बात और थोड़ा सा इसको अंदर कैलेंडर को ले चल करके हम समझें, तो समझने की ये कोशिश करें कि जैसे आप सपोज करिए कि अगर किसी भी वर्ष में हम पहला दिन, सपोज करो कि जैसे 2019 की अगर हम बात कर लें, और 2019 में हम 1 जनवरी को अगर मंगलवार मना लें, अगर 1 जनवरी को 2019 में हम मंगलवार मनाएं, तो 2019 में अगर 1 जनवरी को मंगलवार होगा, 1 जनवरी को मंगलवार होगा, तो 2019 में 31 दिसंबर जिस दिन लास्ट होगा, 31 दिसंबर को भी विद्यार्थियों क्या होगा भाई? मंगलवार होगा। और एक बात यहां से समझना, हमने बताया कि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों सदैव एक जैसे होते हैं, लेकिन एक बात और खासियत होती है जो अब हम बताने जा रहे हैं, जो लगभग किसी चैनलों पे नहीं बताया गया है। किसी भी साधारण वर्षों में ये जो 52 अब तक बता रहा था, चाहे वो लीप वर्ष में था, चाहे साधारण वर्ष में था,
ये जो 52 बता रहा है, किसी भी साधारण वर्षों में सप्ताह के 7 दिनों में से हर एक दिन का 52 बार प्रयोग है। ये 52 का मतलब यही होता है विद्यार्थियों। चाहे रविवार को देखो, चाहे सोमवार को देख लो, या मंगलवार को, बृहस्पति बुध शुक्र शनि, किसी भी सप्ताह के किसी भी दिनों की बात कर लो, कोई भी एक दिन उठा लो और पूरे वर्ष में काउंटिंग कर डालो। पूरे वर्ष में अगर साधारण वर्ष है तो एक दिन का प्रयोग पूरे वर्ष में 52 बार होगा। अगर कोई पूछे कि 2020 जैसे चल रहा है, 2020 हमारा लीप वर्ष है, अगर कोई आपसे पूछे कि इस लीप वर्ष में रविवार का प्रयोग कितनी बार हुआ होगा, तो कम से कम 52 बार और अधिक से अधिक विद्यार्थियों 53 बार होता है। ये बात ध्यान से समझेंगे। अगर लीप वर्ष होगा तो 53 बार होगा, अगर साधारण वर्ष होगा तो एक दिन का प्रयोग 52 बार होगा, वो चाहे सप्ताह का जो भी दिन हो। आपको बात हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि साधारण वर्ष में किसी भी दिनों का, सप्ताह का 7 दिनों में से कोई भी दिन देखा जाए तो पूरे वर्ष में कितनी बार प्रयोग हो जाता है भाई? 52 बार। अगर लीप वर्ष है तो कितनी बार प्रयोग हो जाता है विद्यार्थियों? 53 बार हो जाता है। लेकिन और भी बात को ध्यान से समझे। अब 2019 की बात को लेकर के हम समझा दें आपको। 2019 में अगर हम 1 जनवरी की बात करें तो 1 जनवरी को अगर हम लोग मंगलवार मना लें, क्या मना लें भाई? मंगलवार मना लें, तो 2019 31 दिसंबर को भी हम लोग क्या मनाएंगे भाई? मंगलवार मनाएंगे। लेकिन यह मंगलवार पूरे वर्ष में कितनी बार प्रयोग होगा विद्यार्थियों? 52 बार प्रयोग होगा। कितनी बार प्रयोग होगा? 52 बार प्रयोग होगा। अब एक बात और जरा समझो। अब एक अगला और भी क्वेश्चन यहां लेकर के आपको हम समझा देते हैं। अब 2020 की अगर हम बात कर लें, 2020 को अगर हम 1 जनवरी को, 2020 को अगर हम 1 जनवरी को विद्यार्थियों हम मान लें कि बुधवार है, ये मान लिया जाए कि 2020 में 1 जनवरी को हम लोग बुधवार का दिन मनाए थे, तो एक बात ध्यान रखना कि 2 जनवरी को आप क्या बनाए होंगे भाई? क्या दिन मनाए होंगे? बृहस्पतिवार का दिन मनाए होंगे। तो यह दोनों दिन, यानी कि 1 जनवरी को आया हुआ और 2 जनवरी को आया हुआ दिन, पूरे वर्ष में जब भी लीप वर्ष होगा तो इसका प्रयोग हम लोग 53 बार करेंगे। यानी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को आया हुआ दिन 52 बार प्रयोग होता है, और लीप वर्ष में 1 तथा 2 जनवरी को आया हुआ दिन विद्यार्थियों कितनी बार प्रयोग होता है? 53 बार पूरे वर्ष में प्रयोग होता है। यह बात ध्यान से रखना दिमाग में, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और एक बात और आप लोग ध्यान करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा भी। आइए आगे भी और हम बढ़ते हैं विद्यार्थियों की। ये तो रहा साधारण वर्ष और लीप वर्ष की बात। तो इस प्रकार से जब वर्ष बनकर तैयार हो गया और कैलेंडर का हमने बताया कि एक साधारण वर्ष के रूप में बना, और साधारण वर्ष और लीप वर्ष में दिनों का प्रयोग कितनी बार होता है, तो हम ये बात कर लें कि कैलेंडर का प्रारंभ किस दिन से हो गया था। तो अगर हम कैलेंडर के प्रारंभ की बात करें विद्यार्थियों, तो कैलेंडर का हमारा जो प्रारंभ हुआ था वो 1 जनवरी सन 1 दिन सोमवार से कैलेंडर का प्रारंभ माना जाता है। यानी जो कैलेंडर का अगर प्रारंभ की हम बात करें तो कैलेंडर का जो प्रारंभ है विद्यार्थियों, कैलेंडर का प्रारंभ हमारा 1 जनवरी सन 1 दिन सोमवार से कैलेंडर का प्रारंभ माना जाता है, और इसी को 1 जनवरी 1 एडी भी माना जाता है। तो कहीं कहीं पर आप लोग 1 जनवरी और 1 एडी भी लिखा आप देखेंगे कि 1 एडी, और दिन कौन सा भाई? सोमवार से प्रारंभ माना जाता है। तो ये एडी क्या है भाई?
ये एडी क्या है, और एक आप और पाएंगे बीसी पाएंगे, एडी और बीसी पाएंगे। तो इस बात को थोड़ा सा समझा करके फिर कैलेंडर में हम आगे बढ़ जाते हैं। ये एडी का मतलब होता है विद्यार्थियों एनो डोमनी। क्या होता है? एनो डोमनी, यानी ईसा मसीह के जन्मदिन से जब कैलेंडर प्रारंभ हुआ, यानी कैलेंडर के प्रारंभ का अगर हम स्तंभ मान ले कि कैलेंडर बनकर तैयार हुआ, प्रारंभ किस दिन से हुआ, तो ये पाएंगे कि कैलेंडर का प्रारंभ 1 जनवरी 1 एडी दिन सोमवार ईसा मसीह के जन्मदिन से मनाया जाता है। तो एनो डोमिनी यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद जितनी संख्याएं आती हैं, वो चाहे सन 1 हो, चाहे सन 2 हो, चाहे सन 2020 तक क्यों ना हो, जो वर्तमान में हम लेकर चल रहे हैं, वो सब एनो डोमिनी यानी ईस्वी के रूप में प्रयोग होता है। लेकिन अगर जब भी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे भाई, तो आगे की तरफ बढ़ने में हमें एडी का प्रयोग होता है, और जब हम पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो पीछे की तरफ जो भी डेट लिखा पाएंगे आप विद्यार्थियों, तो वो क्या पाएंगे? बीसी पाएंगे। और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्मदिन के पहले की जितनी भी घटनाएं थी, जितने भी लिखे गए अंक थे कैलेंडर के, जो भी दिन आप प्राप्त करेंगे विद्यार्थियों, वो बीसी में प्रयोग करेंगे। जैसे एक बात लेकर के, उदाहरण लेकर के अगर आपको हम समझाएं, तो ये देखा जाए, महात्मा बुद्ध का आप जन्म देखेंगे भाई, महात्मा बुद्ध का आप जन्म देखेंगे, बुकों में लिखा हुआ आप ये पाएंगे कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। ये बुद्ध जी का जन्म है। महात्मा बुद्ध का जी का जन्म से अगर हम आपको ये एडी और बीसी समझाएं, तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व पाएंगे। लेकिन जब मृत्यु की बात अगर करेंगे कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो आप यहां पर विद्यार्थियों क्या पाएंगे? 483 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व ये पाएंगे। जरा देखिए, 563 में जन्म हुआ था, अब 483 में मृत्यु हुआ था। तो जब भी बीसी में जाएंगे तो गिनतियों की गणना विद्यार्थियों क्या होती है? पीछे की तरफ, अर्थात 563 में जन्म लिया और 483 में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? महात्मा बुद्ध की। यानी कि जितनी भी घटनाएं इतिहास में, जितनी भी घटनाएं अगर ईसा मसीह के जन्म के पहले है, तो वहां बीसी आप लिखा पाएंगे, और जहां भी आप ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितनी घटनाएं पाएंगे, वहां एडी लिखा पाएंगे या ईस्वी लिखा पाएंगे। इधर ईस्वी पूर्व पाएंगे और यहां ईस्वी पाएंगे। ये आपके ईसा मसीह के जन्मदिन से कैलेंडर का प्रारंभ हो गया, और कैलेंडर का नाम जो बना वो ग्रेगोरियन कैलेंडर नाम रखा गया। उस कैलेंडर को राष्ट्रीय पंचांग तक हम कल की वीडियो में ला करके हमने बता दिया था। अब अगर आगे हम बढ़े तो ये देखेंगे, 1 वर्ष के बाद कहीं न कहीं 2 वर्ष का निर्माण, 3 वर्ष का निर्माण और 4 वर्षों का भी निर्माण हो गया होगा विद्यार्थियों। तो इस प्रकार चल करके 100 वर्ष की शताब्दी हम लोग सबसे पहले बनाए होंगे। एक 100 वर्ष मनाए होंगे, और 100 वर्ष में क्या बना होगा? 100 वर्ष की हम लोग बनाए होंगे शताब्दी वर्ष। तो जब ये 100 वर्ष की शताब्दी वर्ष बना, तो आखिर 100 वर्ष के शताब्दी वर्षों में विद्यार्थियों एक बात गौर करना कि यहां साधारण वर्ष भी समाहित होगा, और इस 100 वर्ष की शताब्दी में लीप वर्ष भी समाहित होगा। तो अगर हम लीप वर्ष की बात करें कि एक 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं और कितने साधारण वर्ष होते हैं, तो बात को ध्यान से समझना, क्योंकि यहां से 2018 आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक 100 वर्ष की शताब्दी में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो बात को ध्यान से समझिए, आप लोग जरा गौर से समझिए। तो 100 वर्ष की शताब्दी में विद्यार्थियों 24 लीप वर्ष होता है। कितना होता है भाई? 24 लीप वर्ष होता है। और 100 वर्ष की शताब्दी में 76 साधारण वर्ष होते हैं। कितने साधारण वर्ष होते हैं भाई? 76 साधारण वर्ष होते हैं। और लीप वर्षों की अगर बात करें विद्यार्थी लोग, तो लीप वर्षों की संख्या हम 24 पा जाएंगे। अब यहां से हमारे कैलेंडर का फार्मूला स्टार्ट होता है, यहीं से हमारे क्वेश्चनों की झड़ी लग जाएगी। और मैं यह विश्वास दिलाकर कह रहा हूं विद्यार्थियों, अगर वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक आपने देखा, तो कैलेंडर से ये मेरा दावा है, वो किसी भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन आप हल करेंगे। और आज के बाद मैं ये वादा आपसे करता हूं कि कैलेंडर नामक जो बीमारी आपके दिमाग में होगी कि कैलेंडर नहीं समझ में आता है, तो वह कैलेंडर अवश्य ही समझ में आपको आएगा। और लास्ट तक वीडियो देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि हमको कैलेंडर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया।
लाइक भी जरूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा विद्यार्थियों, केवल स्वार्थ का परिचय मत दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक लीप वर्ष में हमने बताया कि एक 100 वर्ष की शताब्दी में 24 लीप वर्ष, 76 कितने होते हैं साधारण वर्ष। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया विद्यार्थियों कि एक लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 2। तो 24 लीप वर्ष में हमारे 48 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे विद्यार्थियों? 48 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। प्लस एक साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है विद्यार्थियों, तो 76 में कितने हो जाएंगे भाई? 76 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे भाई? 76 दिन। अगर 48 और 76 को जोड़ दिया जाए विद्यार्थियों, तो ये मिलकर के 124 दिन एक 100 वर्ष की शताब्दी में एक्स्ट्रा हो जाएगा। 100 वर्ष की शताब्दी में कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे? 124 दिन एक्स्ट्रा अतिरिक्त हो जाएगा। और आपको पता है अतिरिक्त दिनों की संख्या कभी 7 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो इसे 7 से आप डिवाइड करें, तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 आपके पास बच गया कितना भाई? 7 5 12 5 होता है, और ये हो गया 54, 7 7 49, शेष बचा कितने? 5 दिन। यानी 100 वर्ष की शताब्दी में विद्यार्थियों शेष कितने दिन होते हैं? 100 वर्ष की शताब्दी में शेष 5 दिन होते हैं। और इसी 5 के माध्यम से एक बात दिमाग में रखना कि यही जो शेष हमने निकाला, इसी के माध्यम से कैलेंडर का हम सारा क्वेश्चन आपको लगाकर दिखाएंगे, और बहुत ही आसान तरीके से चंद सेकेंड में मेरा दावा है कि आप प्रश्न को हल करेंगे। लेकिन ये 5 जरूर दिमाग में रखिएगा। यहां से कितने क्वेश्चन क्लियर हुए वो जरा देखिए। 100 वर्ष की शताब्दी में 24 लीप वर्ष, 76 साधारण वर्ष, 100 वर्ष की शताब्दी में 5 शेष एक्स्ट्रा दिन, अतिरिक्त दिन। अब आते हैं थोड़े से कैलेंडर के फार्मूले की बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन हल कराएंगे। और मेरा ये दावा है कि बिना कलम कापी के आप क्वेश्चन हल करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 100 वर्ष की शताब्दी में कितने एक्स्ट्रा दिन? 5 दिन अतिरिक्त मिला। अब आइए देखते हैं 100 वर्ष की शताब्दी बनकर तैयार हुई, फिर इसके आगे जो हम लोग बढ़े कैलेंडर में जो बना वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो एक ग्राफ के माध्यम से आपको हम बताएंगे। तो 100 वर्ष की शताब्दी बनी होगी विद्यार्थियों, फिर इसके बाद 200 वर्ष बना होगा, फिर 300 वर्ष बना होगा, फिर विद्यार्थियों 400 वर्ष बना होगा। तो बात को ध्यान से समझिएगा। अब यहां देखिए जरा, ये हमने एक ग्राफ बनाकर तैयार कर दिया। यहां हम लिख दे रहे हैं भाई शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष। और यहां हम अतिरिक्त या विषम दिन, अतिरिक्त या विषम दिन लिख लेते हैं। यहां हम लिख लेते हैं अंतिम दिन, अंतिम दिन लिख लेते हैं। अब हम बात ये करते हैं कि ये 100 वर्ष की शताब्दी में 5 एक्स्ट्रा दिन। अब 200 शताब्दी वर्षों की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो 200 शताब्दी वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ये बार जरा जानने की जरूरत है। अगर 100 में 5 दिन एक्स्ट्रा, तो 200 में 10 होना चाहिए। और सप्ताह में कभी भी 7 दिन से अधिक बना नहीं, तो 10 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 दिन शेष आएगा। यहां 3 दिन लिखिएगा। अगर 300 में हम बात करें, तो 300 में विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? 300 में 5 3 15, 7 दूना 14 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। और यहां आप 20 पाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष के कारण 1 बढ़ेगा, जिसके कारण 21 होगा, और 7 तरीके 21 डिवाइड करेंगे 0 दिन होगा। अब सप्ताह का 5वां दिन कौन होता है भाई? सप्ताह का 5वां दिन आपको पता है शुक्रवार होता है, शुक्रवार होता है। सप्ताह का तीसरा दिन भाई क्या होता है? बुधवार होता है। सप्ताह का पहला दिन क्या होता है? सोमवार होता है। सप्ताह का अंतिम दिन क्या होता है विद्यार्थियों? रविवार होता है। अब ये जरा गौर करिएगा ध्यान से। अगर ये कैलेंडर आप अपने दिमाग में, जो हमने अभी जस्ट बनाया, इसको अगर आप दिमाग में फीड कर लेंगे, तो ये मेरा दावा है कि कैलेंडर को बिना कलम कापी से ही हम लगवा कर दिखाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों। जय हिंद। फिर मिलते हैं हम कल के वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये इतनी बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, तो कल मैं बिना कलम कापी के आपको क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाऊंगा विद्यार्थियों। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर कल हम मिलते हैं। अभी एंड करना पड़ेगा ना।